हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम इस अलजेब्रा के कोर्स में, जो कि आज सेकेंड क्लास है, इस क्लास में हम अलजेब्रा के और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा था, तो उनको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेसन में सीखा पावर के बारे में, ठीक है, डिग्री के बारे में जिसे कोटि बोलते हैं, कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, ठीक है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसके बारे में सीखा, मोनोनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है, बहुपद जिसे बोलते हैं, फिर होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं जिनको हमने बोला था कि समघातीय व्यंजक, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में सीखा, टर्म क्या होता है, और वेरियस ऑपरेशंस देखे हमने, जैसे कि जोड़ना, सब्सट्रैक्शन, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना या डिवीजन। तो इन सारी चीजों के बारे में लास्ट लेसन में हम लोगों ने बात की। अब हम सीखते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल मतलब चर, ठीक है, जो बदल जाते हैं, जिनकी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, कई सारी वैल्यूज ले सकते हैं, उनको क्या बोलते थे, चर बोलते थे। तो यहाँ पे चर तो हैं, बट दो उनकी कैटेगरी है, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई इंडिपेंडेंट है, मतलब वो स्वतंत्र है, ठीक है। और डिपेंडेंट का मतलब वो डिपेंड है, किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, किसी चीज पे निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से इनके नाम भी इसी तरह से हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो एक हमें कोई व्यंजक लेना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि ये एक्सप्रेशन ले लिया, z इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, z इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, हमने ये एक्सप्रेशन ले लिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि कौन कौन से वेरिएबल है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे y वेरिएबल है, ठीक है, 4 तो कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, x वेरिएबल है और z आपका वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो अब तीनों के बारे में सेपरेट सेपरेट बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम x की कुछ वैल्यू पुट करें, ठीक है, x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू भी हम इसी तरह से चूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं और ये लोग रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि x को हम अगर डालेंगे तो उससे y को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर हम y चूज करेंगे तो उससे x पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनके एक के वैल्यू से दूसरे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, स्वतंत्र चर हैं। अब इसके बाद z के बारे में बात करते हैं। तो z क्या है कि z की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, z क्या है, जो कि x और y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर z की वैल्यू कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो क्या करोगे आप, x को कुछ पुट करना पड़ेगा और y को भी कुछ पुट करना पड़ेगा, तभी जाके आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो जैसे कि हमने 1 1 ले लिया, ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी और प्लस 4, तो 4 5 4 9 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर 2 ले लें हम, x की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 ले लें, 3 हो गया, और 4 यहाँ पे पहले से ही है, तो 8 3 11 4 15 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि z की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है, जैसे जैसे हम x और y की वैल्यू बदल रहे हैं। तो यहां से हमें सीधे कंक्लूजन मिलता है कि जो z है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई एक्सप्रेशन किसी चीज का फंक्शन है, तो यहाँ पे z जो है वो x y का फंक्शन है, तो इसलिए z x y पे डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि z हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, निर्भर करने वाला चर है। अब जब आप क्वेश्चंस करते हो तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स के बारे में हमने सीखा जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड थे। यहाँ पे एक और वर्ड यूज होता है, बहुत बार आपके क्वेश्चंस में आएगा कि प्रोडक्ट। तो अलजेब्रा में प्रोडक्ट क्या होता है, when two or more constants और literals और both, या तो कांस्टेंट हो या तो लिटरल्स हो या तो दोनों हो, ठीक है। लिटरल्स का मतलब अक्षर हो गया, कांस्टेंट का मतलब जो 1 2 3 जो नंबर्स हो गए वो हो गए, ठीक है। तो या दोनों हो, आर मल्टीप्लाइड, एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट का अगर मीनिंग देखा जाए तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि गुणा कर दिया गया, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हिंदी में अगर बोले तो जब दो या दो से अधिक चर या अचर या दोनों
का गुणा किया जाता है तो गुणनफल प्राप्त होता है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि आप इस चीज का प्रोडक्ट लिखो या इस चीज का प्रोडक्ट एक इवन नंबर है। तो प्रोडक्ट में सिंपल सा अगर 7 है, x है और y है, अगर इनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो 7xy हो जाता है। इसी तरह से x y z इनका प्रोडक्ट किया गया तो x y z आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी, बट हमें पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। जब हमारे पास किसी चीज का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 7xy एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो कोई भी प्रोडक्ट अपने फैक्टर्स से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम फैक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे कि 7xy जैसे लिखा हुआ है, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 7 होगा, इसका फैक्टर इसमें 7 है, 7 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी 7xy आया होगा, तो 7 इसका एक फैक्टर हो गया, x इसका फैक्टर हो गया, y इसका फैक्टर हो गया। फिर 7x अगर एक नंबर हो जाए तो 7x भी इसका फैक्टर है, अगर इसका एक नंबर xy हो जाए तो xy भी इसका फैक्टर है और 7y भी इसका फैक्टर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में आपको फैक्टर निकालने के लिए भी आता है, फैक्टर काउंट करने के लिए भी आता है। तो इस तरह से हमें समझ होनी चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे 1 भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 तो कोई भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उतना ही बराबर रहता है, और एक उसका इटसेल्फ नंबर एक फैक्टर होता है जो कि 7xy होगा। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। तो जैसे कि आपको पता हो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई टोटल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर अगर लिखने जाएं तो क्या हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक इटसेल्फ यही नंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक x प्लस वाई फैक्टर हो जाएगा और दूसरा x माइनस वाई फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फैक्टर्स की समझ होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, तो कांस्टेंट के बारे में हमने सीखा था कि उसका मान कभी नहीं बदलता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें, एग्जांपल में देखें कि कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका सिर्फ 8 है, ठीक है, बाकी x पे डिपेंड करेगा, x वेरिएबल है तो x पे डिपेंड करेगा बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका 8 है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट वर्ड जब भी यूज होता है तो वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, किसी के सापेक्ष में होता है कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एक्स वाई का कोफिशिएंट, या क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि एक्स वाई का कोफिशिएंट डबल हो जाता है, डबल कर दिया गया, तो फिर आपको पहचानना होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है 4xy प्लस 5x² माइनस 17। तो क्वेश्चन में आपसे अगर बोलता है कि xy का कोफिशिएंट लिखना है तो क्या होगा, xy के साथ जो नंबर लगा हुआ है मल्टीप्लाइड है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब अगर 4 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो xy हो जाएगा। यहाँ पे x² का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए, ठीक है, x² का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो ऑपरेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करना, या फिर डिवाइड करना, भाग देना जिसको बोलते हैं, या फिर इनके कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब बड़े क्वेश्चंस होने लगते हैं तो इनके कई सारे कॉम्बिनेशन बन के आते हैं हमारे सामने, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वजह से हम लोग यहाँ पे इसको सीख रहे हैं, वरना तो हमें जोड़ना घटाना तो आता ही है, 2 + 3 5 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि यूज किया गया है, व्यंजक यूज किए गए हैं, एल्जेब्रा में लेटर्स का यूज किया जाता है, अक्षरों का यूज किया जाता है, तो उनके केस में हम कैसे करते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें भी गलतियां करते हैं, जब क्योंकि बड़े बड़े 3-4 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो फिर लोग बहुत पजल्ड हो जाते हैं। तो इसका अगर बेसिक हमें समझ आता है तो हम आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन का बेसिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। जो कि लाइक टर्म्स का क्या मतलब है, जो समान तरह के, जो एक तरह के टर्म्स होंगे, पद होंगे, उनको हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर वो सिमिलर नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो उनको हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, एल्जेब्रा में तो ये क्या होता है देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x + x = 2x। अब इसके केस में हमें समझ आता है कि दोनों x और x बराबर है, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम देखें x + 2x = क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने जोड़ दिया इसको। यहाँ पे क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये x और x का सेम वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं और इसलिए इनको हम जोड़ सकते हैं। लाइक टर्म्स की एक और चीज खासियत होती है कि इनमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर सेम होगी।
ठीक है, उसकी सेम पावर होगी और सेम वेरिएबल होंगे तभी जाके हम उसको जोड़ पाएंगे। ऐसे टर्म्स को हम लाइक टर्म बोलते हैं। ओके, तो अब ये एग्जांपल बड़ा लेते हैं। 4a + 2b - 3c एक व्यंजक लिखा हुआ है और दूसरा व्यंजक लिखा हुआ है 3a - 2b + 4c। यहाँ पे abc आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है इसलिए हमें ऐड करना है। तो हम 4a को 2b से नहीं जोड़ सकते क्योंकि a और b अलग अलग वेरिएबल हो गए, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हो गए। यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन से हैं, 4a 3a के सिमिलर है, लाइक टर्म है, 2b से सिमिलर है और 3c 4c से सिमिलर है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको लाइक टर्म बोल देंगे और इनको हम उसी तरह से जोड़ेंगे। तो 4a के साथ 3a जुड़ जाएगा, 2b के साथ 2b माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। इसी के बाद 4c - 3c होगा क्योंकि 3c में माइनस का साइन है। तो हम साइन के साथ उनको लेते हैं, तो फिर उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्योंकि प्लस का साइन है तो 4 + 3 7a हो जाएगा और यहाँ पे 2b से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको हमें घटाना पड़ेगा, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 आ जाएगा और ये 4c में 3c माइनस होगा तो 1c बचेगा। तो टोटल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7a + c। सब्सट्रैक्शन के केस में सिमिलर बिल्कुल होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं कि यही अगर एग्जाम्पल है आपके पास और इसमें आपको यहाँ पे माइनस प्लस की जगह पे माइनस साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो क्योंकि 4a के साथ 3a होगा तो 4a के साथ 3a होगा। बस माइनस के केस में क्या होता है कि ये जो माइनस साइन होता है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो भी प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो भी माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन का जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है तो 4a तो हमारा इसके बाहर माइनस का साइन नहीं है तो 4a जैसे जैसे रहेगा। इसके बाद 3a आपका माइनस का 3a हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते प्लस 2b के साथ प्लस है तो प्लस 2b लिखेंगे और फिर यहाँ पे 2b लेना पड़ेगा क्योंकि b से लाइक टर्म क्या है, 2b ही है। तो 2b का ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन अंदर जाके इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो प्लस का 2b आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा टर्म बन जाएगा। फिर तीसरा टर्म यहाँ पे 4c है तो वो माइनस का 4c हो जाएगा और यहाँ पे 3c भी माइनस का है तो हम अगर प्लस का साइन लिखते हैं तो ब्रैकेट में हमें 3c लिखना पड़ेगा और फिर माइनस का 4c लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये a बचेगा, यहाँ से 4b प्लस का हो जाएगा और फिर माइनस माइनस ऐड होके माइनस का 7c हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो आपने देखा कि क्या डिफरेंस है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में आपको माइनस साइन का भी ध्यान रखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम लोग गुणा भी बोलते हैं या फिर उसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो यहाँ पे जैसे थोड़े बड़े एक्सप्रेशंस ले लिए हम लोगों ने, a + b को मल्टीप्लाई करना है c + d के साथ। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पे गलतियां काफी होती हैं, तो एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। सीक्वेंस ये होता है कि आपको जैसे कि पहला एक्सप्रेशन है तो उसमें कितने भी टर्म है तो जब से सबसे पहला टर्म उठाते हैं और उसका पूरे सेकंड वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा टर्म उठाते हैं और फिर पूरे सेकंड वाले एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। और जो भी लेटर हम लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या टर्म लेते हैं उसमें उसके साइन के साथ लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने a को लिया और a को c + d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से बीच में क्या है, प्लस का साइन है b के, तो प्लस का साइन लगा दिया और फिर इसके बाद हमने फिर से b को c + d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ac ad, क्योंकि a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आ जाएगा और फिर प्लस का साइन है ad आ जाएगा और ये फिर बीच में फिर से प्लस का साइन था और इसके बाद bc और bd, b को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप सीक्वेंस अगर फॉलो करेंगे तो गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल 5x - 4 मल्टीप्लाइड विद 3x + 5। ठीक है, तो अब इस केस में कैसे करेंगे, फिर से वही फॉर्म यूज करेंगे। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5x को 3x में करेंगे तो 15x² हो जाएगा। फिर 5x को 5 से करेंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा और x हो जाएगा 25x और साइन दोनों में प्लस का है तो इसलिए प्लस रहेगा। अब इसके बाद -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 3x, तो ये -12x हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा मल्टीप्लाई होके। और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 होता है और क्योंकि एक माइनस का साइन है तो ओवरऑल माइनस का साइन आएगा
तो इस तरह से हमें ये बीच के स्टेप्स लिखने नहीं पड़ते, हम डायरेक्टली करते हैं जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब डिवीजन की बात करते हैं, जिसे हिंदी में भाग बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने x पावर 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल सेम है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो पावर्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी। तो x की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगी और ये आपका x पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कई वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये वाला। तो इसमें 35x क्यूब वाई स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डिवीजन के केस में जो बीज गणित में या अलजेब्रा में हमें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जो सेम वेरिएबल होंगे वही आपस में डिवाइड हो पाएंगे। ठीक है, तो y को y से डिवाइड कर सकते हैं, x को x से डिवाइड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सारे मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो 7 को यहाँ से काट दिया तो 5 टाइम्स गया और इसके बाद x की पावर अब यहाँ पे माइनस हो जाएगी तो 3 माइनस 2 हो जाएगी और यहाँ पे y की पावर 2 माइनस 2 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे 5 और x की पावर 3 माइनस 2, y की पावर 2 माइनस 2, तो ये 1 बचेगा और y की पावर 0। y की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो यहाँ से आंसर हमारा 5x आ जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिवाइड क्वेश्चन है 4x क्यूब वाई स्क्वायर 8x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 32 x स्क्वायर वाई की पावर 5 बाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का आपको दिया हुआ है तो आपको पहले डिवाइड करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि जो टर्म्स है ना उनको हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अब 2x वाई स्क्वायर पूरे व्यंजक में डिवाइड हो रहा है तो हम हर टर्म में उसको डिवाइड मानेंगे। ठीक है, ये हम इस तरह से भी न्यूमेरिकल में भी करते थे, अंकगणित में भी करते थे। जैसे कि लिखा है 7 प्लस 18 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है। तो या तो टोटल ऐड करके डिवाइड कर लो या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7/3 प्लस 18/3 प्लस 9/3। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है वो सब पे डिवाइड है। ठीक है, तो अलजेब्रा में क्योंकि आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा तो अलजेब्रा के केस में जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए इनको हम जोड़ या माइनस नहीं कर सकते। तो हमको फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो x की पावर्स हैं वो x में माइनस हो जाएंगी, y की पावर y में माइनस हो जाएंगी और जो न्यूमेरिकल टर्म है कांस्टेंट टर्म है वो आपका कांस्टेंट टर्म से या न्यूमेरिकल टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 2 से ये कट जाएगा 7 आ जाएगा, x की पावर ऊपर 2 बचेगी तो 7x की पावर 2 और y अपने आप ही कट जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा तो y हम यहाँ से हटा ही देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन बचेगा। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू माइनस या प्लस डिवाइडेड बाई माइनस करेंगे तो वो माइनस ही आता है। अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, इसमें भी साइन तो माइनस ही आएगा। ठीक है, 2 से कटेगा तो 4 आएगा तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। x की पावर 1 बचेगी तो x लिख दिया हमने, y की पावर भी 1 बचेगी 3 माइनस 2 तो y की पावर भी 1 बचेगी। अब यहाँ पे माइनस और माइनस है तो ये 16 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस साइन को डिवाइड करेंगे, माइनस डिवाइडेड बाई माइनस तो वो प्लस हो जाता है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे फिर से 16 और x की पावर 1 बचेगी और y की पावर भी 1 बचेगी। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। और इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें थी जो वेरी बेसिक थी और बहुत सिंपल भी थी। बट क्योंकि हमें चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर चीज़ को पढ़ना है। तो मुझे लगा कि मुझे हर चीज़ समझानी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को और इस थ्योरी को डिज़ाइन किया है। तो आगे के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फोकस एग्जाम्स चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि इसकी रीच ज़्यादा लोगों तक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। थैंक यू।